नेहरू जी एक अपनी जो कुछ भी उनकी देन थी, योगदान था, वो करके गए थे और उस पर कई तरह के प्रश्न भी हम लोग उठाते रहते थे। तो लेकिन जिस तरह से नेहरू जी को याद नकारात्मक रूप से आज किया जा रहा है, उसने नेहरू जी को फिर से याद दिला दिया है जी। तो हम तो इसको एक शुभ संकेत मानते हैं कि इसका मतलब ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साचिया सच की आवाज़। मैं हूं कुमार विजय। आप हमारी कई श्रृंखलाएं, कई तरह की सीरीज देख रहे हैं। आज से साचिया सच की आवाज़ पर हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, इतिहास बोध। दरअसल किसी भी समाज को अपने अतीत में हर उस समय झांक लेना चाहिए जब उसका अगला कदम प्रगति की तरफ हो, विकास की तरफ हो। जब हम अपने इतिहास और अतीत को कहीं भी भूलते हैं, इग्नोर करते हैं, तो हमारा प्रगति का कदम भी कब पतित हो जाएगा ये पता नहीं चलता। तो इसे हम अपने जीवन को, अपने डेवलपमेंट को, अपनी मनुष्यता के विकास को इतिहास की निगाहों से आज से देखना शुरू करेंगे और ये दिखाने का काम हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। इस श्रृंखला को आगे लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे प्रोफेसर महेश विक्रम सिंह जी। तो आज हम उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं। उससे पहले हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं साचिया सच की आवाज़ पर। महेश सर का परिचय एक बड़े इतिहासकार के रूप में है। उन्होंने विश्वविद्यालय में तमाम लेक्चर दिए हैं, नई इतिहास की समझ विकसित की है छात्रों में, और वो कई बार लगता है कि इतिहास के रिसर्चर है और कई बार इतिहास के नए विद्यार्थी की तरह भी सामने आते हैं। तो एक बड़ा वैदिक धुन का दिखता है कि लगातार अन्वेषी दिखते हैं, और इतिहास को सही तरीके से तभी समझा जा सकता है जब उसके लिए हम अन्वेषी हों। तो हम प्रोफेसर साहब से समझना चाहेंगे कि सर, ख़ास तौर पे जब हम इस देश को देखते हैं तो यहाँ सबसे कमज़ोर जो दृष्टि हमें दिखती है वो इतिहास बोध को लेकर के है। तो इस इतिहास बोध को आप कैसे देख पाते हैं कि कितना ज़रूरी है? धन्यवाद विजय जी, आपने ये अवसर मुझे दिया। और जिस विषय पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं या आगे जिसकी श्रृंखला हम सोच रहे हैं, निश्चित रूप से एक बात बहुत साधारण समझ की है। वो साधारण समझ की ये है कि लोग यूँ तो कहते हैं कि इतिहास गड़े मुर्दों को उखाड़ने वाली बात है और पीछे जो कुछ हुआ है उसमें फेर में न पड़ के और एक भविष्य की दृष्टि बना के चलना चाहिए और ज़्यादा इस तरह के झंझटों में नहीं होना चाहिए। लेकिन उतना ही ये सत्य है कि हर देश ने जब भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है तो उसने पहले अपने इतिहास को देखने की कोशिश की है। जी। और इतिहास से अगर सही समझ नहीं मिली है तो हमेशा वो समाज दिशा भ्रष्ट हुआ है, क्योंकि इतिहास केवल ये नहीं बताता कि हमारा क्या गौरव रहा, हमारी क्या उपलब्धियां रही, हमने क्या क्या किया है विगत कालों में, बल्कि यह भी बताता है कि हमारी क्या कमजोरियां रही हैं, हमारे क्या दोष रहे हैं, क्या सीमाएं रही हैं, जिनके ऊपर विजय प्राप्त करना वर्तमान पीढ़ी के लिए और हमारे भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं ये कहूँ कि समाज विज्ञान के जितने भी विषय हैं उसमें इतिहास वह विषय है जो उन सब का स्रोत बनता है। तो इतिहास के ज्ञान के बिना, और इतिहास का ज्ञान होना एक चीज़ है, लेकिन इतिहास का बोध होना, जैसा आपने कहा, वह एक अपने आप में सबसे अनिवार्य शर्त है। बिना इतिहास के बोध के इतिहास पढ़ाते रहने वाले भी और इतिहास को पढ़ने वाले भी कुछ समाज को दे नहीं पाते हैं। तो इसलिए उस बोध से तात्पर्य क्या है? बोध यही है कि अगर हम ने इतिहास में जो भी घटनाएं, संयोग, दुर्घटनाएं और या उपलब्धियां जो भी होती रही हैं, उनके कार्य कारणों को अगर नहीं समझ पाते हैं, उसके दिशा को नहीं समझ पाते हैं, और उस दिशा से हम आज कहाँ पहुँचे हैं उसको अगर नहीं समझ पाते हैं, तो हम समझते हैं कि इतिहास का ज्ञान भी निरर्थक हो जाता है। जी। तो अगर यहीं मैं थोड़ा सा रोकूंगा, जब हम खासतौर पे भारत में हैं, और भारत में मुझे दो तरह का इतिहास दिखता है। एक जो एकेडमिक इतिहास दिखता है जिसमें
हमें एंशियंट हिस्ट्री और मेडुअल में जब हम आते हैं तो या मतलब हमें बौद्ध से लेकर के आज वर्तमान तक का एक जो भारत है, जो समकालीन पूरा सेटअप है, वहाँ तक का एक प्रॉपर इतिहास मिलता है, कम या ज़्यादा। लेकिन जो जीवन में चलता है, लोक में जो मौजूद है, वो मिथक कथाओं से आता है। तमाम जो मिथ की है, जो आपका आध्यात्मिक लोकाचार है पूरा का पूरा, उससे भी हमारा एक इतिहास दिखता है। तो एक धार्मिक संरचना में आपका जो पूरा का पूरा सनातन या हिंदू धर्म का स्ट्रक्चर है, इतिहास में कहाँ किस रूप में मौजूद मिलता है? आपने बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है। जो वास्तव में देखा जाए तो हमारे इतिहास के पूरे अध्ययन और इतिहास के पूरे बोध में यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और अगर हम इस विरोधाभास को ठीक से समझ लेंगे तो शायद हमारी बहुत सी दृष्टि स्पष्ट हो जाएगी। विरोधाभास ये है कि एक तो हम बहुत प्राचीन संस्कृति के देश हैं, प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हम लोग रहे हैं। मिस्र हुआ, चीन हुआ, मेसोपोटामिया हुआ, सुमेरिया हुआ, इन सब के बीच में भारत एक प्राचीनतम सभ्यताओं का देश रहा है और इसने कई युग और कई चरण देखे हैं इतिहास के। तो निश्चित रूप से जो देश सभ्यता जितनी पुरानी होती है, और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बहुत सारे जो पुरानी सभ्यताएं थी उसमें एक चीन को अगर हम थोड़ा सा अलग देखें, और चीन में भी बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है पिछले एक शताब्दी में, तो भारत एक अपने आप में अलग इस रूप में है हमारा देश कि यहाँ प्राचीनतम परंपराएं भी और आधुनिकतम परंपराएं, प्रवृत्तियां भी एक साथ जीवित हैं। तो ये एक साथ जीवित होना एक अच्छी बात भी है और एक बड़ा संकट भी है, विरोधाभास भी पैदा करता है। क्योंकि पारंपरिक दृष्टि में तो हम इतिहास को अपने अगर धार्मिक सीमा तक देखें, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो वो एक पौराणिक इतिहास की दिशा बनती है, जिसको हम सतयुग, द्वापर और त्रेता और अब कलयुग के रूप में देखते हैं। तो वह तो एक परंपरा है और सामान्य रूप से जैसा आपने कहा लोक कथाओं में, लोक मान्यताओं में जो इतिहास प्रचलित है, वह इतिहास जो है प्रमुख रूप से उसी तरह का इतिहास प्रचलित है। और जब हम एक वैज्ञानिक इतिहास की बात करते हैं और एक सम्यक इतिहास की, रैशनल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो फिर उन सिद्धांतों की ओर से की तरफ देखना पड़ता है कि मनुष्य में की सभ्यता का विकास हमारे देश में किस रूप में हुआ, किन चरणों में हुआ और क्या क्या प्रवृत्तियां उसमें जुड़ी, घटी वगैरह वगैरह। तो उसका एक अलग क्रम है और वो कई बार हमारे पौराणिक मान्यताओं के साथ उसकी संधि नहीं बैठती है। तो ये एक बड़ा संकट, चुनौती हम लोगों के साथ हमेशा से रही है। अच्छा सर, कई बार दिखता है कि क्या हमारे यहाँ जो इतिहास मौजूद है, जो किताबों में दर्ज है, जिस पर तमाम अभिलेख है, जो उत्खनन से मिला हुआ है, उन सब की मान्यताएं आज भी लोक में बहुत कमज़ोर है। जबकि जो श्रुति कथाओं से या आध्यात्मिक कथाओं से आया हुआ इतिहास है, जिसकी खास तौर पर भाषा जो यहाँ मिल रही है, संस्कृत की भाषा मिल रही है, तो ये इतिहास में संस्कृत कितनी पुरानी होगी? विजय जी देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा इस रूप में पहले तो समझ लें। हम एक लोहिया जी की बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति रही इस संदर्भ में कि हमारे देश में हमारा आम आदमी शिव, राम और कृष्ण को जितना जानता है वो अशोक को उतना नहीं जानता है। तो जो हमारे ऐतिहासिक, सचमुच जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे हैं और जिनकी भूमिका रही है इतिहास के निर्माण में, उनके बारे में जानकारी बहुत ही सीमित रही है और यूं कहिए कि किताबों तक, वो भी आधुनिक काल की किताबों तक सीमित रही है। और हम तो ये कहेंगे कि उनको पढ़ने पढ़ाने वाले लोग भी जो कि है उसको किताबों तक ही सीमित करके छोड़ देते हैं। तो लोहिया जी का ये कहना था कि हमारा आम जनमानस जो है वो शिव और राम और कृष्ण को जितना जानता है, चाहे वो वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे हों या न भी रहे हों, लेकिन वो लोक मान्यताओं का विषय बने रहते हैं। और इसलिए हमको जब भी इतिहास या किसी भी विषय का ज्ञान लेना है अपने देश के संदर्भ में, तो हमको इन लोगों को अनदेखा करके चलना संभव नहीं होता है। तो किसी भी देश की दिशा के निर्माण के लिए
जो हमारी लोक प्रवृत्तियां हैं, लोक विश्वास है, मान्यताएं हैं, और उसके साथ साथ जो वास्तविक इतिहास है, उस वास्तविक इतिहास के बीच में एक सामंजस्य बैठाना और उसको वैज्ञानिक रूप से समझना, ये एक बहुत बहुत बड़ी अनिवार्यता है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी। अच्छा सर, एक थोड़ा सा विषयांतर तो होगा, मुझे एक प्रश्न कई बार लगता रहा है कि मैंने देखा कि जो बड़ा ड्रामेटिक या काव्यात्मक है जो कथ्य में, वो सत्य है कि असत्य है से परे होकर के उसको ये देश बड़ा स्वीकार कर लेता है, और जो ज्ञानवर्धक है, काव्यात्मक नहीं है, नाटकीय नहीं है, मनोरंजक नहीं है, उसको अस्वीकार करता है। और हमारी जो धार्मिक कथाएं आती हैं बड़ी मनोरंजक तरीके से फैंटेसी लपेटे हुए आती हैं। कहीं ये वजह तो नहीं लगती कि वो बड़े स्वीकृत होते गए, जैसे आज हॉलीवुड का सिनेमा आता है वैसे हमारा पूरा का पूरा आध्यात्मिक, मतलब हमारे यहाँ देवी आएंगे तो वो 8 हाथ वाली आएंगी 8 बजे, जैसे आज हम सिनेमा में देख लेते हैं हॉलीवुड के, या हनुमान आएंगे तो बड़े गति के साथ, या हनुमान मतलब मुक्का वाले आदमी के तौर पे आ जाएंगे और एक मुक्के से सब कुछ स्वाहा कर सकते हैं। तो ये फैंटेसियाँ हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं या उसमें कोई यथार्थ भी छुपा होता है? नहीं, ये बिल्कुल आपने तो प्रश्न सही उठाया है। यह तो देखिए कहने की बात ही नहीं है, ये तो हम हर सामान्य मनोविज्ञान है मनुष्य का कि चमत्कार जी, और इस तरह के जो जादू वाला जो घटनाक्रम होते हैं जी, उनको जनमानस बड़े आसानी से ग्रहण कर लेता है, वो उसमें रुचि लेता है, वो उसके मनोरंजन का भी विषय होता है, उसके आत्मगौरव का भी विषय बनता है, इस रूप में कि अगर वह व्यक्तित्व या वो दैवी व्यक्तित्व या जिस तरह के चमत्कारी व्यक्तित्व अगर हमारे कथाओं का ही विषय है, तो हम उन कथाओं से अपने को जोड़ करके गौरवान्वित होते हैं, अपने को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली अनुभव करते हैं। और ख़ास तौर से हम आपको विजय जी इस संदर्भ में एक बात और कहें कि जब किसी भी देश में जो देश में समाज के अंदर ज़्यादा कुंठाएं होती हैं या ज़्यादा कमजोरियां होती हैं, ज़्यादा दुर्बलताएं होती हैं, तो वो इस तरह के चमत्कारों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, क्योंकि वर्तमान में वह नहीं कुछ ग्रहण कर पाता है, तो वह अपने अतीत की तरफ, इस तरह की कल्पनाओं की तरफ ज्यादा अभिमुख होता है, जो उसके जो भले ही वास्तविक न हो, लेकिन उनको देख करके उनको सर, ये बहुत महत्वपूर्ण चिंता आपने जो कुंठाओं की बात की, कि कुंठाएं कितनी मौजूद और किन समाजों में ज्यादा मौजूद दिखती हैं, और किन वजहों से कुंठाएं ज्यादा उनकी व्याप्ति है इस देश में? ये तो एक बड़ा व्यापक इसका संदर्भ बनता है हमारे देश के वर्तमान। देखिए, हम सब जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद से देश के नव निर्माण की बात शुरू हुई। एक संविधान हमने नया अडॉप्ट किया, जो निश्चित रूप से जिसको बहुत से लोगों ने समझा ही नहीं, और उस संविधान की जो स्पिरिट थी, उसकी जो आत्मा थी, उस चीज़ों से बहुत से लोगों ने ग्रहण नहीं किया। तो एक तो बात यह है, तो उस दिशा में हम जितना भी आगे बढ़ पाए या जितना कुछ भी कर पाए, तो जो आज़ादी के बाद की अपेक्षाएं लोगों की बनी थी, उन अपेक्षाओं की दृष्टि से लोगों को कई जगह मायूसियां मिलनी शुरू हुई। और हर जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि चमत्कारों पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, तो जैसे सोचते हैं कि जादू की छड़ी होगी और कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ कभी संभव भी नहीं होता। तो वो उसको अगर उस दृष्टि से समझे, उस परिप्रेक्ष्य में समझे, तो हमारा चाहे आर्थिक विकास हो, हमारा चाहे सांस्कृतिक विकास हो, हमारी आध्यात्मिक विकास हो, हमारे सामाजिक परिवर्तन की बातें हों, ये सारी बातें जो की है, जो जिन अपेक्षाओं के साथ हमारे संविधान में रखी गई थी, और हम लोगों ने, हमारे उस नेतृत्व ने जिसने देश की आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाई थी, उनकी अपेक्षाओं, उन्होंने जो कुछ सपने लोगों के सामने रखे थे, तो चूंकि वो सपने पूरी तरह से अगर वो कुछ पूरे होते भी दिखाई दिए, तो दो बातें उससे हुई। एक तरफ तो लोगों की आशाएं बढ़ी और दूसरी तरफ निराशाएं भी हुई उसी के साथ, क्योंकि जब आशा ज्यादा होती है तो निराशा भी उसके विपरीत उतनी ज्यादा होती है। यही बात कुंठा से जुड़ी होती है। और जब हम उसको अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और सारे संदर्भों में देखना शुरू करते हैं, तो वह स्वाभाविक होता है कि हम उतना ही ज्यादा फिर अतीत जीवी होना शुरू हो जाते हैं, जब हमको वर्तमान में बहुत कुछ ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। तो ये उसकी परिप्रेक्ष्य इसका ये बनता है। इसलिए हमारे बहुत सारी जो बात कुंठा से जुड़ी हुई है, वो उसकी वजह से आप महसूस करते होंगे कि वर्तमान में
तमाम ऐसी चीजें जिनको लगभग हम लोग 60 और 70 के दशक में धीमे धीमे बहुत महत्वपूर्ण नहीं मान रहे थे, वो चीजें अब आरोपित होकर के वापस आ रही हैं। तमाम तरह के चमत्कारिक विषय, तमाम तरह के चमत्कारिक प्रसंग, चमत्कारिक घटनाएं, इस तरह की चीजों की प्रस्तुति चाहे हमारा मीडिया हो चाहे और भी माध्यम हो, उसमें लगातार दिखाई दे रही है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ लगातार महसूस करता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं चाह रहा हूँ कि हम किन चीज़ों को लेकर के आप लगातार इतिहास बोध पर आगे बढ़ेंगे, उसकी एक झलक आज हमारे दर्शकों को मिल जाए। तो हम अब उस क्रम को तोड़ते हुए आते हैं उस कालखंड में जब यहाँ मुग़ल अटैक शुरू हुए, जब मुस्लिम अटैक शुरू हुए। उस समय के भारत को आप कैसे देखते और उसका क्या प्रभाव पड़ा, और भारत में हिंदू मुस्लिम घृणा की नींव कहाँ से पड़ती दिखती है? क्योंकि हमने एक मोहब्बत का भी इतिहास देखा है उनका, हमलों का भी सुना है, और उनके साथ वाबस्ता एक अच्छे रिश्ते भी बने हैं, और अचानक से आज हम एक राजनीतिक घृणा का बड़ा जामा देख पा रहे हैं। विजय जी, आप जो है इतिहास के उस चरण की बात तरफ इशारा कर रहे हैं जो वर्तमान में हमारे लिए कुछ चुनौतियों और संकट का विषय बना हुआ है। पहली बात तो इसको यहाँ से हमको खारिज करने की ज़रूरत महसूस होती है कि पहली बात हम लोग ये ना माने कि हम लोग, जैसा आमतौर पर बहुत से लोग कह दिया करते हैं कि भारत 900 साल गुलाम रहा पिछले, या 700 साल गुलाम रहा, तो ये इस धारणा से तो पहले हम लोग को आगे बाहर निकलना होगा, क्योंकि गुलामी शब्द को परिभाषित करना होगा। गुलामी शब्द से तात्पर्य क्या है कि हमारे राजस्व के स्रोत कौन इस्तेमाल कर रहा है, उसका उपयोग कौन कर रहा है, और उसका वो संपदा देश के अंदर है या देश के बाहर है, ये सारे पक्ष से जुड़े हुए हैं। दूसरा एक और भी ये भी पक्ष है कि क्या हम ऐसी परिस्थितियों में रहे हैं इस काल में, जिस कालखंड की बात आप कर रहे हैं, कि उस कालखंड में क्या हम ऐसी परिस्थितियों में रहे हैं कि हमारा अपना धार्मिक व्यवहार, हमारा सांस्कृतिक व्यवहार कहीं बाधित हो गया हो, कहीं हम लोग अपने चीज़ों से वंचित कर दिए गए हों, क्या ऐसा कुछ हुआ है? तो इतिहास इसका तो कोई उत्तर नकारात्मक ही देगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो तमाम धार्मिक प्रवृत्तियां, सामाजिक लोकाचार और सारी चीज़ें जो कि है मध्यकाल में, हम तो हमारी अपनी दृष्टि में तो यह है कि वो न केवल चलती रही हैं बल्कि उसमें बहुत सी चीज़ें नई जुड़ती गई हैं। तो चाहे वो मंदिरों का निर्माण से भी आप उसको जोड़ें, मंदिरों के ध्वस्तीकरण से भी जोड़ें। बिल्कुल सर, जब आप इस मंदिरों पर आ रहे हैं तो सबसे पहला जो बड़ा ध्वस्तीकरण आता है बाबरी मस्जिद का आता है, और बाबर उसी के पीछे सबसे पहले मुग़ल बादशाह के तौर पे आता है। और जब बाबर हुमायूं को अपनी विरासत सौंपता है तो कहता है इसे बहुत संभालना है, बहुत शानदार ज़मीन के मालिक तुम बने हो, जहाँ तुम्हारी सत्ता है, इन लोगों से बहुत प्यार करना, चूँकि हिंदू बाहुल्य समुदाय है तो कभी उनके मंदिरों पर अटैक मत करना, उनकी आस्था को चोट मत पहुँचाना, उनके साथ एक साझी विरासत को लेकर के आगे बढ़ना। और एक लंबे समय के बाद उसी बाबर की बनवाई हुई या उसके नाम पर बनवाई हुई मस्जिद को ध्वस्त करके आपके यहाँ का एक हिंदू समुदाय बहुत अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता है, गर्व से भरा होता है, और आपके यहाँ नारा आ जाता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक ही दौर में वही बाबर सेम नाम मंदिर के ध्वस्तीकरण को लेकर के आपने जो बात कही उस पर मैं कह रहा हूँ, कैसे देख पाते हैं इसको? इस बीच में क्या खोया क्या पाया हमने? पहली बात तो इतिहास के, अगर पूरी समझ रखने वाला, इतिहास का सही ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होगा तो पहले तो बाबर के नाम से बनी हुई मस्जिद से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह बात है जो हमारे देश के लिए, वो यह है कि उसका विध्वंस जो किया गया, जो निश्चित रूप से हमारे संविधान की अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि इतिहास काल में निर्माण और विध्वंस के लगातार कई घटनाएं हुई हैं, कोई एक पहली घटना नहीं थी ये। दूसरी चीज ये है कि बाबर के नाम से वो मस्जिद थी, उसमें भी विवाद रहा है, इतिहासकार उस पर भाई एक राय नहीं रखते हैं कि वो मंदिर तोड़ के बनवाई गई या क्या बनवाया गया, और उसकी वजह से तो यह तो एक प्रकार की राजनीतिक अभियान उसको कहें, किसी खास संकीर्ण सोच का या प्रतिक्रियात्मक सोच का,
तो उसको एक राजनीतिक अभियान से अधिक हम और कुछ नहीं मानते। लेकिन जहाँ तक हिंदू और मुस्लिम समाजों की बात है तो बाबर से पहले तो 400 साल बीत चुके थे मुस्लिम सुल्तानों के देश के अंदर, और 1206 से यूं कहा जाए 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से दिल्ली में सल्तनत कायम हुई, और बाबर तो 1526 में आए, तो एक लंबा पीरियड। एक बात दूसरी चीज कि इस पूरे काल को आमतौर पर लोग मुगलों के काल से के नाम से जोड़ देते हैं, जबकि उस बीच में पठान भी थे, तुर्क भी थे, कई लोग थे, और उन लोगों ने जो कि है शासन किया, और उन शासन के विभिन्न दौरों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटी हैं। तो और खलीफत से संबंध तो तोड़ ही दिया गया था। जैसे एक जमाने में जब खलीफाओं के नेतृत्व में जो इस्लामिक धर्म को मानने वाले समूहों का जो अभियान चला, पूरे दुनिया में चला, उत्तरी अफ्रीका पूरा उनके कब्जे में आ गया, और आपके यूरोप के दक्षिणी भाग भी उसके कब्जे में आ गए। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो भारत में जो अभियान हुए, उन अभियानों के होने के बावजूद भी भारत का एक बड़ा हिस्सा फिर भी हिंदू ही बना रहा था। और यहाँ तक कि उस वह क्षेत्र भी जिन क्षेत्रों पर मुस्लिम सत्ता कायम हुई थी, तो और उसके बाद उन्होंने अपने खलीफाओं से, अलाउद्दीन खलजी ने तो अपना संबंध भी तोड़ दिया था। ध्यान ये भी रखने की बात है, जो लोग अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं या उस पर ध्यान नहीं जाता है, कि सल्तनत कायम हो जाने के बाद से बाहर से हमले लगातार होते रहे थे, और एक सबसे बड़ा खतरनाक हमला तो मंगोलों का था और मंगोल भी इस्लाम कबूल कर चुके थे। और यूं कहा जाए कि अगर बर्बन और अलाउद्दीन खलजी वगैरह ने उनका सफल प्रतिरोध न किया होता तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती ज्यादा बड़ी आने वाली थी, जिसको कि इन्होंने बचा लिया। तो दोनों पक्ष से उस बातों को समझने की जरूरत है, और ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि इतिहास में जब कोई भी सत्ता अपनी दबदबा कायम करना चाहती है तो कई बार उनके धार्मिक प्रतीकों पर और उन पर हमले भी होते हैं, और उसके साथ साथ जब समन्वय स्थापित हो जाता है तो उसके साथ साथ फिर निर्माण कार्य भी चलता है, दोनों ही काम चलते हैं। तो ये समानांतर प्रक्रियाएं हैं, और इसमें किसी एक पक्षी होकर के अपने अंदर के वही कुंठाएं पैदा करना, समाजों के अंदर कुंठाएं पैदा कर, समाज के अंदर तो कुंठाएं की जैसी चीज उस वक्त तो इतनी नहीं थी जितनी कि पैदा की जा रही है। तो ये एक नजरिया है समझने का, क्योंकि अगर इसी बात को ले कि सोमनाथ के मंदिर पर हमला हुआ गजनवी का, तो सोमनाथ के मंदिर पर उसके पहले भी हमले होते रहते थे, वो लूटपाट होती रहती थी, ये सब अब इतिहास के तथ्यों में है। तो सर क्या वजह है, मतलब आप क्या मंदिर बड़े धनी रहे हमेशा से, आज भी है? बिल्कुल। और तो अगर जहाँ धन होगा हमले वहां होंगे। तब तो उससे दो बातें होती थी। दरअसल किसी भी ऐसे आक्रमणकारी के लिए या किसी भी ऐसे सत्ता के लिए जो स्थानीय समाज पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है, उसके लिए दो चीजें उसको जरूरी है। उसको धन चाहिए, संपदा चाहिए, जो हमारे यहाँ मंदिरों में बहुत कुछ केंद्रित हो चुकी थी, बहुत ज्यादा केंद्रित। बल्कि अलाउद्दीन खलजी के जो दक्षिणी अभियान है वो तो केवल और केवल खजानों को लूटने के लिए हुए थे, देवगिरी के मंदिर का हो चाहे कहीं का हो, तो वो उसके पीछे अभियान का उद्देश्य ही एकमात्र था। और दूसरी तरह से तो दो उसके वो बनते हैं परिदृश्य उसके, कि एक तो खजानों को लूटना, और दूसरा जो की है जो स्थानीय लोगों के विश्वास हैं उनको चुनौती देना। तो ये दोनों ही पक्ष होते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ये भी है कि जब सत्ता लंबे समय तक कायम होती है, भारत के बारे में एक चीज आप ध्यान में रखिए कि इस्लामी सत्ता जहां जहां पहुंची है, भारत अकेला उसमें ऐसा है कि जहां पर प्रधान संस्कृति जो है फिर भी हिंदू की बनी रह रही जी। तो ऐसा अगर होता कि उन्होंने इसको पूरी तरह से नष्ट करना चाहा होता तो शायद बहुत से लोगों को ये कहने की आज स्थिति भी न रहती। तो इसलिए इसको सम्यक दृष्टि से देखने की ही जरूरत है। तो ये जो एक तो पहली बात की जो हमने शुरू में कहा कि 900 साल की गुलामी के बाद, क्योंकि बहुत से तो उसको मुस्लिम पीरियड को एक गुलामी के काल के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या वास्तव में गुलामी के रूप में थे? हम गुलाम के रूप में इतना नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। और ध्यान रखिए कि हर सुल्तान और हर बादशाह के काल में उसके राजस्व मंत्री अक्सर जो कि वो हिंदू हुआ करते थे।
तो इस तरह की चीजें हैं तो उसको चलिए सर, आते हैं अब हम एंशियंट और मध्यकाल से होते हुए बातें आधुनिक इतिहास की तरफ, उसकी एक झलक पर। खास तौर पे इस देश में मुझे दो व्यक्तित्व बहुत प्रिय है जो आज भी वैश्विक व्यक्तित्व हैं। एक तरफ बुद्ध मिलते हैं और आधुनिक उसमें आने पर हमें गांधी मिलते हैं। और इस देश ने इन दोनों पर पत्थर चलाए हैं या गोली चलाई है। इसकी वजह, जबकि आज ये पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं बड़े मकबूल चरित्र हैं, इनका बड़ा सम्मान है, लेकिन ये देश इन पर लगातार क्यों गोली या पत्थर चलाता दिखता है? कोई खास वजह इसकी दिखती है? आप इसको हम बहुत सामान्यकृत करके देश न कहेंगे कि देश पत्थर चलाता है। देश ने तो इनको स्थापित कर दिया, और हमारी अगर वैश्विक कोई पहचान है, और अगर हम किसी रूप में अपने को विश्व गुरु जैसी बातें कहते हैं, हालांकि वो एक दूसरी बात है, लेकिन तो दो ही व्यक्तियों की तो पहचान है विश्व में बाहर, हमारी बुद्ध की और गांधी की। दोनों की ही यही दो व्यक्तित्व हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं। और इनको सम्मान दूसरे देशों ने, दूसरे बड़े नेताओं ने इतना ज्यादा दिया, शायद हम लोग ने के शुरुआती दौर के लोगों की छोड़ दीजिए, तो बाद में वो सम्मान हम नहीं दे पाए हैं। तो ये बात अलग है कि गांधी जो कि है देश के हर जगह, हर कार्यालयों में उनकी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। और गांधी की जो सबसे बड़ी सफलता, तो जैसा आपने कहा कि देश ने पत्थर चला, देश ने नहीं पत्थर चलाया, बल्कि गांधी जी ने तो देश ने नहीं बल्कि देश में पत्थर चले। देश में पत्थर चले तो पत्थर तो चलते हैं। और दुनिया का कोई भी देश और किसी भी देश का इतिहास ऐसी घटनाओं से बरी नहीं है, क्योंकि जहां प्रतिक्रिया होती है, जहां बड़े आंदोलन होते हैं, जहां बड़े बदलाव की बात होती है, जहां क्रांतिगत बदलावों की बात होती है, तो वहां पर उसकी प्रतिक्रिया करने वाले लोग भी तो मौजूद रहते हैं, और वो हमेशा रहेंगे। ये तो एक स्थायी और समानांतर सत्य है। तो और ये बात अलग है कि हाँ, वो ऐसी जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं, वो जब सत्ता में आती हैं या उनको मौके मिलते हैं ज्यादा, तो वो ज्यादा प्रभावी हो जाती है। तो अच्छा, इधर जो लास्ट में अब हम आते हैं कि आज़ाद भारत का सबसे शानदार पीरियड आप कौन सा देख पाते हैं जो राजनीतिक चेतना की दृष्टि से 1947 से 2025 के बीच में? देखिए, सहयोग ऐसा हुआ है विजय जी की, मैं सर मतलब बहुत क्रमिक नहीं चल रहा हूँ मैं, केवल चूंकि आज एक इंट्रोडक्टरी सीरीज का है, तो हमारे दर्शकों को ये पता चल जाए कि इतिहास बोध में वो कितना समृद्ध होने वाले हैं प्रोफेसर महेश विक्रम सिंह जी से, क्योंकि उनका बहुत बड़ा वैचारिक दायरा है और वो एक लंबी बातचीत रखेंगे अतीत से लेकर वर्तमान तक पर। तो इसलिए हम थोड़ी सी उसकी झलकियां दिखाते हुए क्रम से बाहर होकर के चल रहे हैं। ये आज़ादी की बात पर जो आपने कहा, आज़ादी के समय से लेके, तो यूं कहा जाए कि जो आज़ादी के समय के जो अब मेरे खास परिप्रेक्ष्य भी है जो मन में है, मैंने व्यक्त नहीं किया, मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि एक प्रधानमंत्री जब देश आज़ाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री के तौर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री बने, और लगातार उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी, जिसका विरोध में खुद भी उनको लगने लगा कहीं मैं तानाशाह ना हो जाऊं, ये स्थिति, इतना लोकप्रियता रही। और आज हम लगातार तमाम खासतौर पे जो डिजिटल दुनिया का व्हाट्सएप गलियारा है या इस तरीके की जो भ्रांतियां फैलाई जाती, उसमें नेहरू के खिलाफ बहुत हमले हो रहे हैं। तो क्या वजह रही कि एक व्यक्ति जो अपने समय में बहुत लोकप्रिय रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसने अपनी ख्याति दर्ज कराई, उस पर आज अचानक से इतना हमला क्यों बढ़ता दिख रहा है? ये तो यूं कहा जाए, उसको इस तरह से देखा जाए विजय जी कि ये तो लोग नेहरू जी की शक्ति या उनके प्रखर नेतृत्व और उनकी उपलब्धियों का ही एक प्रकार से प्रमाण है कि आज उसको समाप्त करने का प्रयास हो रहा है जी। तो हमें जहाँ तक मुझे याद है, हम सारे साथियों को याद रहा है कि नेहरू जी की बात शायद हम लोग उतना नहीं करते रहे, क्योंकि नेहरू जी एक अपनी जो कुछ भी उनकी देन थी, योगदान था, वो करके गए थे, और उस पर कई तरह के प्रश्न भी हम लोग उठाते रहते थे। तो लेकिन जिस तरह से नेहरू जी को याद
नकारात्मक रूप से आज किया जा रहा है, उसने नेहरू जी को फिर से याद दिला दिया है। जी। तो हम तो इसको एक शुभ संकेत मानते हैं कि इसका मतलब ये है कि नेहरू जी ने बहुत कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज के प्रतिक्रियावादी शक्तियों के लिए यह मुश्किल हो गया है कि नेहरू की छाप को हम कैसे हटाएं, और उसके लिए तमाम तरह की नकारात्मक बातें कहने की कोशिश हो रही है। और उसका परिणाम स्वाभाविक ये भी हो रहा कि बहुत से जो लोग नेहरू जी को भूल चुके थे या नेहरू जी को याद नहीं रख रहे थे या नेहरू जी के बारे में बहुत नहीं जानते थे, उन्होंने नेहरू जी को फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। तो हम तो उस दौर में हैं। और जैसा आपने पहला प्रश्न किया था कि आजादी के बाद का आप सबसे शानदार काल, तो शानदार कहने में तो अभी थोड़ी दिक्कत है, और क्योंकि हम लोग इस मामले में थोड़े से संकीर्ण हैं या संकोची भी हैं कि शानदार कहने के लिए बहुत सारे पक्ष होते हैं जिनको कि जब समग्र रूप से उन सबको एक साथ खड़ा किया जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि जो ईमानदारी से जिस दिशा में जो प्रयास शुरुआत के दौर में हुआ आज़ादी के बाद, और जिस तरह के व्यक्तित्व के लोग रहे, तो उसमें निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। सर, आपका उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन जब एक इतिहासकार अपने इस आज़ादी के इतिहास में बहुत शानदार समय नहीं खोज पाता, तो हम जैसे जो उसकी अगली पीढ़ी है उसको कहीं चिंता होती है कि हमें जो विकास पाना था हम नहीं पा सके। तो आपकी वजह बिल्कुल वाजिब होंगी कि कोई ऐसा पीरियड नहीं मिल रहा जिसका आप उल्लेख कर सके कि एक क्षण में किया जा सके उसके तमाम चिंतन के, लेकिन हमें चिंतित करती है। और इतिहास का यही सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि लगातार उन चीज़ों के प्रति बेचैन किया जाए, चिंता पैदा की जाए जिनसे हमारे भविष्य का निर्माण होना है। और अब तक अगर कोई एक शानदार पीरियड नहीं मिल पा रहा तो हमारे लिए दुखद है और इस देश के लिए दुखद है। फिलहाल अब इस तरह की तमाम सारी बातें अगले एपिसोड से, इतिहास बोध के अगले एपिसोड से प्रोफेसर महेश विक्रम सिंह जी आपके साथ करते रहेंगे, हम सबको समृद्ध करते रहेंगे। कभी कभी स्थिति बनी या मौका लगा तो मैं भी सर के साथ बैठूंगा, अपने आप को थोड़ा सा समृद्ध करूंगा, अन्यथा दर्शक दीर्घा में रह करके उनका स्वागत करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।